नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 24 मई 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। तीन इश्यूज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक हिंदू का और दो इंडियन एक्सप्रेस के। हिंदू का एक ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इको टैक्स से संबंधित, इको टैक्स या फिर इकोलॉजिकल टैक्स। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। इंडिया में हेल्थ सेक्टर में ब्रेन ड्रेन की समस्या से संबंधित हमारे देश में डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन भारतीय मूल के बहुत सारे डॉक्टर्स यूएस, यूके और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में काम कर रहे हैं। तो ये ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है, कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, डिस्कस करेंगे। तीसरा आर्टिकल अफगानिस्तान 2.0 से संबंधित है, मतलब यूएस से किस प्रकार से अपनी ट्रूप्स ले जाने के बावजूद अफगानिस्तान में रोल प्ले करेगा आने वाले समय में, उससे संबंधित ये आर्टिकल है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया में हेल्थ सेक्टर में ब्रेन ड्रेन की समस्या से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। इससे पहले हम डिस्कशन स्टार्ट करें, आप ब्रेन ड्रेन का मतलब बता दीजिए। जाहिर तौर पर आपने ये शब्द अपनी ज़िंदगी में बहुत बार सुना होगा, लेकिन आंसर में अगर आप डेफिनेशन लिखनी हो आपको, तो आप क्या लिखोगे? सिंपल डेफिनेशन देखो, आप ये लिख सकते हो, लॉस ऑफ प्रोडक्टिव स्किल फोर्स फॉर एनी कंट्री। मतलब कि किसी देश के लिए प्रोडक्टिव स्किल फोर्स का नुकसान। जैसे देखो, भारतीय मूल के साइंटिस्ट इंडिया के लिए काम ना करके यूके के लिए काम करते हैं, यूएस के लिए काम करते हैं और यूएस और यूके की तरक्की में अपना योगदान देते हैं। तो इंडिया के लिए तो नुकसान हुआ ना। अगर वही साइंटिस्ट इंडिया के लिए काम करते तो इंडिया में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आती और उस टेक्नोलॉजीज़ का देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता। तो ये देश के लिए नुकसान हुआ। लेकिन हमारे इस आर्टिकल का जो फोकस है वो पर्टिकुलरली हेल्थ सेक्टर में ब्रेन ड्रेन पर है। जैसे देखो, भारतीय मूल के बहुत से डॉक्टर्स या फिर नर्सिस इंडिया में काम ना करके दूसरे देशों में काम करते हैं, तो इससे इंडिया को नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में इतने सारा डिजीज़ बर्डन है, ऑलरेडी डॉक्टर्स की कमी है, नर्सिस की कमी है, ज़्यादा लोगों की डेथ होती है। अगर वही डॉक्टर्स जो फॉरेन कंट्रीज़ में जाके काम करते हैं इंडिया में काम करते, तो न जाने कितने लोगों की जान बचाई जा सकती। तो क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार लोग जाते क्यों हैं इंडिया को छोड़ के दूसरे देशों में काम करने के लिए, जानेंगे इस आर्टिकल में। लेकिन फिलहाल हम थोड़ा डेटा जान लेते हैं जो एग्ज़ाम में आप यूज़ कर सकते हो अपने पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट करने के लिए। जैसे देखो, ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन, इस एसोसिएशन का एस्टिमेट है अकेले यूके में 40,000 से ज़्यादा इंडियन डॉक्टर्स अभी फ़िलहाल काम करते हैं। ओईसीडी का डेटा है, यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों में 2017 में 69,000 यानी 69,000 इंडियन ट्रेन डॉक्टर्स थे। तो ये कुछ डेटा है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। और जीसीसी कंट्रीज़ यानी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, यहाँ तो आपको भी पता है बहुत से लोग इंडियन मूल के जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन प्रॉपर डेटा नहीं है कि गल्फ़ कंट्रीज़ में कितनी नर्सिस, कितने डॉक्टर्स अभी इंडियन मूल के काम कर रहे हैं। जबकि देखो, एक तरफ ये लोग दूसरे देशों में जाके काम कर रहे हैं और इंडिया में तो डॉक्टर्स की भारी कमी है। इंडिया में हर 1000 लोगों के पीछे 1.7 नर्सिस हैं और हर 1404 लोगों के पीछे सिर्फ एक डॉक्टर हैं। जबकि WHO का एवरेज कितना है, मतलब WHO ये कहता है हर 1000 लोगों के पीछे 3 नर्सिस होनी चाहिए और इंडिया में है सिर्फ 1.7। और WHO का ये रिकमेंडेशन है हर 1100 लोगों के पीछे एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन इंडिया में हर 1404 लोगों के पीछे एक डॉक्टर हैं। और वो भी देखो, आपको पता है शहरों में डॉक्टर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले डॉक्टर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी कम है। और इसी प्रकार से साउथ इंडिया में आपको ज़्यादा डॉक्टर्स मिलेंगे और कंपैरिजन में नॉर्थ इंडिया में आपको कम डॉक्टर्स मिलेंगे। इवन हॉस्पिटल बेड्स की आप बात कर लीजिए, 2020 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये कहती है हमारे देश में हर 10,000 लोगों के पीछे सिर्फ 5 बेड हैं। ये संख्या, ये रेशो वर्ल्ड में लोएस्ट है। तो ये सारा डेटा जो है ना, हमें दिखाता है कि इंडिया के हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन हुआ है। देखो, महामारी आई, आप ऑक्सीजन जुटा लोगे, ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली, उसके बाद पूर्ति कर ली, सरकार हरकत में आई, प्राइवेट कंपनीज ने भी हेल्प की, आप बेड्स भी अरेंज कर लोगे, सारी चीज़ें अरेंज कर लोगे, डॉक्टर्स कहाँ से लाओगे?
मेन बात है ना, पहले भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था। अब देखो ये बात करते हैं कि आखिरकार जाते क्यों हैं, मतलब हेल्थ सेक्टर के जो वर्कर्स हैं वो दूसरे देशों में काम करने के लिए क्यों जाते हैं इंडिया को छोड़ के। तो बेसिकली देखो, रीजंस को आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स। पुश फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स होते हैं? पुश फैक्टर मतलब मजबूरी वाले फैक्टर, जैसे देखो देश में रोजगार उपलब्ध ना हो, देश में कोई वार आ गया, इंस्टेबिलिटी है, कैलमिटी है, इसकी वजह से लोग किसी देश को छोड़ के दूसरे देश के लिए जाते हैं। इस प्रकार का जो माइग्रेशन होता है ना, वो पुश फैक्टर्स वाला माइग्रेशन है। जैसे इंडिया को छोड़िए, आप एग्जांपल लीजिए सीरिया का, अफगानिस्तान का। अब अफगानिस्तान में सिचुएशन खराब है, सिविल वार चल रहा है काफ़ी सालों से, सीरिया में भी सिविल वार चला, तो ऐसी सिचुएशन से भाग कर लोग जान बचा के दूसरे देशों में चले गए। ये क्या है? ये माइग्रेशन है पुश फैक्टर वाला माइग्रेशन। और पुल फैक्टर वाला माइग्रेशन कौन सा होता है? जैसे देखो, बहुत से लोग दूसरे देशों में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको लगता है वहाँ पे अच्छी जॉब मिलेगी। जॉब तो उनके पास है अपने देश में, जैसे बांग्लादेश का एग्जांपल लीजिए। बांग्लादेश से बहुत से लोग इंडिया में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इंडिया में जॉब अच्छी मिलेगी, इंडिया में एजुकेशन अच्छी मिलेगी, इंडिया में इलाज अच्छा होगा। तो ये अट्रैक्शन जो है ना, जो लेके आता है दूसरे देश में, वो है पुल फैक्टर। तो पुश फैक्टर में यानी मजबूरी वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? जैसे देखो, इंडिया में ना हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस की कमी है। अब मेडिकल कॉलेजेस ही नहीं है, बनना एमबीबीएस है, तो फिर क्या करें? फिर आपको पता है, आपने भी अपने आसपास के इलाकों में देखा होगा, लोग नेपाल के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, रशिया, यूक्रेन, यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं। पूरा प्रॉपर एक नेटवर्क चलता है अंडरग्राउंड फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन करवाने का। इसके बाद कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि इंडिया के कॉलेजेस में फीस बहुत ज़्यादा होती है। सरकारी कॉलेजों में फीस कम होती है, लेकिन सरकारी कॉलेज हैं कितने, ये दिक्कत है ना। और प्राइवेट कॉलेजेस में इंडिया में फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से बल्कि सस्ती हो जाती है एमबीबीएस, इसलिए बाहर से एमबीबीएस करते हैं। आपने एक बात ध्यान दिया होगा, मैंने सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं की, मतलब भारतीय मूल के डॉक्टर्स की बात की है। बेशक उन्होंने डिग्री चाहे इंडिया में ना हासिल की हो, है तो वो भारतीय मूल के ना। अब कई ऐसे होते हैं जिन्होंने विदेशों से ही डिग्री ली और वहीं पर काम करने लग गए, लेकिन हैं तो वो भारतीय मूल के ना। इसके बाद है नेक्स्ट, लो वेजेस। इंडिया में तनख्वाह कम मिलती है और पब्लिक सेक्टर में अपॉर्चुनिटी कम है काम करने की। उन्हें लगता है कि डेवलप कंट्रीज में जाएंगे तो अच्छी तनख्वाह मिलेगी, इसलिए वो चले जाते हैं। सरकार नेक्स्ट फैक्टर है। सरकार देखो हेल्थ सेक्टर में बहुत कम खर्च करती है। ये पॉइंट तो बिल्कुल आपको रट गया होगा, मतलब हेल्थ सेक्टर की कहीं भी बात आए ना, ये पॉइंट तो आप जरूर लिखिएगा। हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट सिर्फ है 1.2% ऑफ जीडीपी, और कम से कम होना चाहिए 2.5%। नेक्स्ट है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में आप लिख सकते हो, इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी काफ़ी फॉलो की जाती हैं। ऑपरेशंस का टारगेट, आप एक बात बताओ यार, ऑपरेशंस जो होते हैं वो क्या टारगेट से होंगे? ऑपरेशन तो मरीज की कंडीशन देख के होते हैं ना, कि मरीज को ऑपरेशन की जरूरत है क्या नहीं है। अब डॉक्टर्स को आप बोलोगे कि आपको इतने ऑपरेशन करने ही हैं, तो वो तो अनएथिकल हो गया ना। डॉक्टर बेचारा क्या करेगा? उसको लगेगा कि हाँ, अगर टारगेट पूरे नहीं किए तो फिर ये हॉस्पिटल वाले निकाल देंगे, और दूसरी तरफ उसका ज़मीर ये गवारा नहीं देगा कि मैं बेफर्जी का ऑपरेशन कर रहा हूँ, ना तो मरीज को जरूरत है और बेचारे के पैसे भी इतने लगेंगे। तो ये अनएथिकल जो प्रैक्टिसेस होती है ना, इसकी वजह से भी बहुत से डॉक्टर्स या फिर नर्सिस दूसरे स्टाफ छोड़ के चला जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं पुल फैक्टर्स की। अट्रैक्शन क्या है दूसरे देशों में जाके काम करने के लिए? अट्रैक्शन देखो ये है, वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी उपलब्ध होती है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, रिसर्च करने का मौका मिलता है, सेकुलरशिप मिलती है, लेकिन ये मौका इंडिया में बहुत कम मिलता है। अब विदेशों में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, मतलब कुछ लोगों की सोच ऐसी है, जीने का मज़ा आता है उन्हें, लाइफ क्वालिटी अच्छी है, तो इसलिए वो जाते हैं वहाँ पे काम करने के लिए। नेक्स्ट है पॉलिसीज ऑफ डेवलप कंट्रीज़। ये डेवलप कंट्रीज़ भी बड़े चालाक हैं। वैसे तो आपको पता है ये यूएस, यूके, ये देश रोते रहते हैं कि हमारे देश में डेवलपिंग कंट्रीज से लोग आ जाते हैं, हम वीज़ा नहीं देंगे। ये ट्रंप कितनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज अपनाते हैं वीज़ा वाली, लेकिन अब डॉक्टर्स के आने की बात हो ना, ये बहुत चालाक हैं। डॉक्टर्स के लिए वीज़ा फ्री कर देंगे, भाई हाँ डॉक्टर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो यूके ने एक साल का वीज़ा एक्सटेंड कर दिया हेल्थ केयर वर्कर्स को और उनके डिपेंडेंट्स को। कुछ कंट्रीज़ ने इवन लॉकडाउन में भी ये जो डॉक्टर्स की वीज़ा एप्लीकेशंस है ना, उनको प्रोसेस किया है। इवन फ्रांस तो एक कदम आगे बढ़ गया कि हम आपको फ्री सिटीजनशिप देंगे, मतलब डॉक्टर्स हमारे देश में आके बसते हैं तो हम फ्री में नागरिकता देंगे।
कई सारे OECD कंट्रीज ने ट्रैवल बैन हटा दिया डॉक्टर्स पर से, कि बाकी लोग नहीं आ सकते, डॉक्टर्स आ सकते हैं। तो ऐसी ऐसी अट्रैक्टिव पॉलिसीज होंगी तो वो फिर हेल्थ केयर जो वर्कर्स हैं ना उनको लुभाती हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाए हैं? गवर्नमेंट हमेशा ढीली चलती है, थोड़े बहुत तो स्टेप इन्होंने उठाए हैं लेकिन वो नाकाफ़ी हैं। जैसे देखो, यूएस में किसी डॉक्टर को काम करते हुए 3 साल हो गए ना, अब वो 3 साल से ज़्यादा काम करना चाहता है तो इंडिया की सरकार एक सर्टिफिकेट इशू करती है, नो ऑब्जेक्शन टू रिटर्न टू इंडिया। जब तक ये सर्टिफिकेट नहीं मिलता ना तो डॉक्टर अपने 3 साल से ज़्यादा का समय एक्सटेंड नहीं करवा सकते। तो सरकार ने ऐसे सर्टिफिकेट देने बंद कर दिए हैं। अब सरकार ये सर्टिफिकेट देगी नहीं तो डॉक्टर्स को मजबूरन वापस इंडिया में आना पड़ेगा, क्योंकि उसका 3 साल से ज़्यादा समय एक्सटेंड होगा नहीं। तो ये सरकार का स्टेप है, कोई कॉन्क्रीट स्टेप तो नहीं है। उसके बाद है जो नर्सेज जाती हैं इंडिया की काम करने के लिए दूसरे देशों में, अब सरकार ने ये नियम बना दिया है कि उनके लिए वो उन नर्सेज को ना इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड कैटेगरी में रखा जाएगा। इसका मतलब देखो ये है, सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो 6 एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं ना वही नर्सेज की प्लेसमेंट करवा सकती हैं दूसरे देशों से। ऐसा देखो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार आपको पता है ये गल्फ कंट्रीज़ में ले जाने के नाम पर फ्रॉड हो जाता है। मतलब कहा यह गया था कि आपको जॉब मिलेगी लेकिन मजदूरी करवाना स्टार्ट कर दिया, पासपोर्ट खोस लिए, ये सब चलता है। तो इसलिए सरकार ने कह दिया कि नर्सेज की जो रिक्रूटमेंट होगी वो स्टेट की 6 एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से ही होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये सरकार के शॉर्ट टर्म स्टेप्स हैं, मतलब लॉन्ग टर्म तो सरकार का कोई मजबूती भरा स्टेप है नहीं ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि मजबूती भरा स्टेप हो क्या सकता है? मजबूती भरे स्टेप तो देखो ये होंगे, आप हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ भैया, ताकि हमारे देश के जो डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको हेल्थ केयर सेक्टर में स्कॉलरशिप मिले, उनको रिसर्च का मौका मिले, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आएँ और वो भी अवेयर हों लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, और उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की सहायता से वो लोगों की जान भी बचा सकें। नेक्स्ट, आप इनफ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करो, मतलब ज़्यादा मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश करो। देखो जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं ना, जैसे ये अपने मैक्स हॉस्पिटल हैं, मेदांता हॉस्पिटल है, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल को बोल देना चाहिए कि भैया आप अपने हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज भी बना सकते हो, मतलब थोड़ा सा एरिया बढ़ा लो और इसको मेडिकल कॉलेज भी बना दो। और फीस के लिए इनको बोल दो कि आप एक लेवल से ज़्यादा फीस नहीं ले सकते, फीस का थ्रेशोल्ड रख दो। तो ये बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, ये अगर अपने एक छोटे एरिया को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर देंगे तो मेडिकल सीट्स इंक्रीज हो जाएगी, ज़्यादा डॉक्टर्स निकलेंगे हमारे देश से। नेक्स्ट, कटिंग एज टेक्नोलॉजी लेके आओ, मतलब लेटेस्ट आप टेक्नोलॉजी लेके आओ, लेटेस्ट लैब्स इस्टेब्लिश करो ताकि डॉक्टर्स को सीखने के लिए और ज़्यादा जाना ना पड़े दूसरे देशों में, मतलब उनको यहीं पर सीखने के लिए बहुत कुछ मिल जाए। अनएथिकल जो प्रैक्टिसेस होती हैं उनको रेगुलेट करो, हॉस्पिटल्स में अनएथिकल प्रैक्टिसेस ना होने दो। और सबसे लास्ट में बायलैटरल एग्रीमेंट्स बनाओ आप दूसरे देशों के साथ में, जैसे देखो यूएस यूके जैसे देश हैं, इनके साथ आप एग्रीमेंट साइन कर लो कि भैया कल को महामारी होगी तो आप भी डॉक्टर्स को यहाँ पर वापस भेजना, अगर आपके देश में दिक्कत आएगी तो हम भी आपके देश में भेजेंगे। तो ये जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स है ना, इंडिया साइन कर सकता है दूसरे देशों के साथ। अब ग्लोबल लेवल पर क्या बदलाव की आवश्यकता है? एथिकल रिक्रूटमेंट हो नर्सिस की और दूसरे हेल्थ सेक्टर के वर्कर्स की, इसके लिए सभी देश मिलकर एक कोड ऑफ कंडक्ट अपना सकते हैं और सर्कुलर माइग्रेशन को भी फैसिलिटेट किया जा सकता है। मतलब इसी से मिलता जुलता पॉइंट है बायलैटरल एग्रीमेंट से संबंधित, कि इंडिया से अगर जाते हैं हेल्थ केयर सेक्टर के वर्कर्स दूसरे देशों में काम करने के लिए तो दूसरे देशों से भी इंडिया में आए, इस प्रकार का सर्कुलर माइग्रेशन हो, या फिर कूलिंग ऑफ पीरियड हो कि अगर इंडिया का कोई डॉक्टर है वो यूके में गया है काम करने के लिए 3 साल के लिए, उसे वापस 3 साल के लिए आना पड़ेगा और फिर वो 3 साल के लिए जा सकता है। तो ऐसा भी कोई अरेंजमेंट किया जा सकता है ताकि अगर इंडिया की मूल का कोई डॉक्टर है, प्रोडक्टिव वर्क फोर्स है, तो वो देश की तरक्की में भी योगदान दे। ऐसा नहीं जैसे IIT में होता है या फिर दूसरे एलीट इंस्टीट्यूशंस में होता है कि पढ़ाई यहाँ पे की, अब IIT और IIM ये सब तो सब्सिडाइज्ड कॉलेज है ना, सरकार इनको सब्सिडी देती है, मतलब पूरी ज़िंदगी पढ़ा इंडिया में, इंडिया की सरकार का पैसा लिया, मतलब सरकार का जो पैसा होता है वो देश की जनता का पैसा होता है। लेकिन जैसे ही देश की तरक्की में योगदान देने की बारी आई, पास आउट होते ही दूसरे देश में जाके काम करना स्टार्ट, मतलब इससे देश का नुकसान तो देखो होता ही है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया हेल्थ सेक्टर में ब्रेन ड्रेन की समस्या से संबंधित। चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इको टैक्स के बारे में है। इको टैक्स बोल लीजिए, इकोलॉजिकल टैक्स बोल लीजिए, एक ही बात है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं।
ये वो एस्पेक्ट हैं जो हम कवर करने जा रहे हैं इस आर्टिकल की डिस्कशन में। नीचे से पेन हम ले लेते हैं, ठीक है, एक सेकंड चल भाई। हाँ, तो डेफिनेशन क्या है, मतलब व्हाट इज़ इको टैक्स, क्या लिखोगे? देखो, वो एक्टिविटीज़ जो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ पर जब टैक्स लगता है ना, वो टैक्स होता है इको टैक्स। एक बिल्कुल नॉर्मल एग्जांपल है व्हीकल्स का। मतलब कुछ ऐसा इंजन है, कोई भी इंजन है मार्केट में, और अगर वो इंजन यूज़ हो किसी व्हीकल में तो मान लीजिए पोल्यूशन ज़्यादा होता है, तो सरकार क्या कर सकती है? सरकार ये कर सकती है कि ऐसे व्हीकल्स जिसमें वो इंजन लगा होगा जिससे एमिशन ज़्यादा होता है, पोल्यूशन ज़्यादा होता है, तो वो आपको महंगा मिलेगा, उस पर सरकार ज़्यादा टैक्स लगाएगी। तो वो टैक्स क्या होगा? वो टैक्स होगा इको टैक्स। सिंपल सी बात, वो एक्टिविटीज़ जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान होता है, उन एक्टिविटीज़ पर जो टैक्स सरकार लगाती है वो है इको टैक्स। एक और नॉर्मल डेली लाइफ का एग्जांपल लीजिए। देखो, प्लास्टिक से कितना नुकसान होता है इन्वायरमेंट को, आपको भी पता है। अगर सरकार प्लास्टिक के प्रोडक्शन पर मान लीजिए बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देती है, जो प्लास्टिक की बोतल्स हैं या फिर प्लास्टिक की जो थैलियां हैं, वो एक एक प्लास्टिक की थैली 5-5 रुपये में मिले, 10-10 रुपये में मिले, सरकार ने इतना टैक्स लगा दिया, तो ये टैक्स क्या, कौन सा टैक्स होगा? ये है इको टैक्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सरकार इको टैक्स लगाती क्यों है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सीधी सी बात देखो ये है, वैसे तो सरकार मार्केट पे सब कुछ छोड़ देती है, लेकिन अब ये जो लोग हैं ना, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो इन्वायरमेंट कॉस्ट को कंसीडर करते नहीं हैं। मतलब इन्वायरमेंट वाली जो कॉस्ट होती है वो तो लॉन्ग टर्म वाली कॉस्ट है ना। अब उनका कौन सा घर से जा रहा है, मतलब इन्वायरमेंट का नुकसान हो रहा है, तो वो इस बारे में सोचते नहीं है कि लॉन्ग टर्म में कितना नुकसान होगा, वो नहीं सोचते। तो ये मार्केट का फेलियर है। तो इस मार्केट को, फेलियर को एड्रेस करने के लिए सरकार टैक्स लगाती है, इको टैक्स। और इसका उल्टा काफ़ी बार देखो, मतलब इंसेंटिव देती है सरकार। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी वाले सेक्टर जो है, इसमें सरकार काफ़ी सारी सब्सिडी देती है, टैक्स इंसेंटिव देती है। मकसद दोनों का सेम है, लेकिन तरीका अलग अलग है। इसके बाद देखो, प्री में क्वेश्चन तो ये भी पूछा जा सकता है, क्या ये इको टैक्स है वो पिगोवियन टैक्स का एक एग्जाम्पल है? इसका आंसर है यस। लेकिन पिगोवियन टैक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। पिगोवियन टैक्स कौन सा टैक्स होता है? जब देखो किसी प्राइवेट पार्टी या फिर बिजनेस के एक्शन से सोसाइटी को हार्मफुल इफेक्ट झेलने पड़ते हैं, तो सरकार उस प्राइवेट पार्टी या फिर बिजनेस की एक्टिविटीज़ पर टैक्स लगाती है ना, वो टैक्स होता है पिगोवियन टैक्स। जैसे सिगरेट का एग्जांपल ले सकते हो। अब सिगरेट पीने से आसपास के लोगों को भी नुकसान होता है ना। और टोबैको का एग्जांपल आप ले सकते हो। टोबैको मतलब आसपास के लोग क्या, वो जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको भी नुकसान होता है, देश के ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट होता है। टोबैको का एग्जांपल देखिए, टोबैको खाने से कितने लोग हर साल लोगों की डेथ हो जाती है। तो इसीलिए सरकार टोबैको पे, सिगरेट पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है, क्योंकि इससे सोसाइटी को काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट झेलने पड़ते हैं टोबैको से, सिगरेट से। तो ये टैक्स कौन से टैक्स हुए? पिगोवियन टैक्स। उसी प्रकार से इको टैक्स जो है वो भी पिगोवियन टैक्स का एक एग्जाम्पल है। अब देखो, ये तो राइटर ने बोल दिया कि इको टैक्स लगाया जाए सरकार के द्वारा, लेकिन राइटर ये बोलते हैं कि भैया आप साइंटिफिक असेसमेंट के बाद इको टैक्स लगाओ। क्योंकि सरकार क्या गलती करती है, या तो इनफ इको टैक्स नहीं लगाती। मतलब अगर देखो सिगरेट पे थोड़ा सा टैक्स लगा दो तो क्या सिगरेट पीने लोग बंद कर देंगे? मान लो पहले 4 रुपये की सिगरेट आती थी, अब 10 रुपये की आती है। चलो 4 और 10 के बीच में तो बहुत डिफरेंस हो गया। 4 की आती है, उसके बाद 6 की आने लग गई, तो फिर क्या जो लोग सिगरेट पीते हैं बंद कर देंगे? नहीं करते। तो मतलब सरकार देख के टैक्स लगाए, जो ना तो कम हो ना ही ज़्यादा हो। साइंटिफिक असेसमेंट के बाद, मतलब जितना सोसाइटी को नुकसान हो रहा है ना, उसी के कंपैरिजन में टैक्स लगाया जाए। और इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, अभी देखो इन्वायरमेंट टैक्स संबंधित 3 रिफॉर्म्स सरकार को लेने की आवश्यकता है। एक तो ऑलरेडी सरकार बहुत से ऐसे सेक्टर में सब्सिडी देती है जिससे बहुत नुकसान होता है। जैसे ये काफ़ी वैसे बोलना कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन सिर्फ आप समझने के लिए समझ लीजिए। सरकार ने जैसे बिजली फ्री कर दी किसानों के लिए, अब उस फ्री बिजली से किसान जो है वो पानी नीचे से बहुत ज़्यादा निकाल रहे हैं, और ग्राउंड वाटर का जो लेवल है बहुत कम हो गया है। पहले 30 फीट नीचे पानी मिल जाता था, अब 80 फीट नीचे पानी मिल रहा है। उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि नीचे से पानी मिलना ही बंद हो जाएगा। तो वो स्टेज कितनी ज़्यादा हानिकारक होगी उन्हीं किसानों के लिए।
अब सरकार को ये समझना चाहिए कि आप बिजली फ्री मत कीजिए और किसी तरीके से किसानों को फायदा पहुंचाइए। फायदा पहुंचाना जरूरी है, किसानों का इनकम लेवल इंक्रीज करना जरूरी है, लेकिन तरीका क्या है वो मैटर करता है। कहीं आपके तरीके से इन्वायरमेंट को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है, आप ये देखिए। तो अभी सरकार अगर ऐसी कोई सब्सिडी दे रही है जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, बंद कर दो, छोड़ दो वो सब्सिडी, और कोई तरीका निकालो राहत पहुंचाने के लिए उस वर्ग को। नेक्स्ट, जो एग्जिस्टिंग टैक्स हैं उनको आप रीस्ट्रक्चर करो। ऐसा तो नहीं कि आप नेग्लिजिबल इको टैक्स लगा रहे हो, कम से कम इतना टैक्स तो लगाइए कि उस वर्ग को नुकसान तो पहुंचे, मतलब एहसास तो हो कि हाँ टैक्स बहुत ज्यादा है, चीजें थोड़ी तो महंगी हो। नेक्स्ट, इनिशिएटिंग न्यू इन्वायरमेंटल टैक्सेस, मतलब कई सारे ऐसे सेक्टर्स जहां पे कई सारे ऐसे एरियाज, ऐसे डोमेन, जैसे व्हीकल का इंजन है, कुछ व्हीकल के इंजन ज़्यादा एमिशन करते हैं, उन व्हीकल्स के इंजन्स पे आप टैक्स लगा दो, उन व्हीकल्स को महंगा कर दो। तो यही तीसरी कैटेगरी है, नए नए इन्वायरमेंटल टैक्स आप लेके आओ। अब देखो इसके फायदे बहुत हैं इको टैक्स के। कौन कौन से फायदे हैं? सबसे पहली बात, एक तो इन्वायरमेंट की सुरक्षा तो होगी, मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान कम पहुंचेगा अगर इको टैक्स लगाया जाता है। दूसरा, सरकार को रेवेन्यू प्राप्त होगा। अब उस रेवेन्यू का सरकार इस्तेमाल कर सकती है, चाहे गरीबी मिटाने के लिए, चाहे उस सेक्टर में मतलब और ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज की रिसर्च में, या फिर अपनी फिजिकल सिचुएशन को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, यानी फिजिकल डेफिसिट को एड्रेस करने के लिए। अब देखो राइटर 3 एग्जाम्पल्स भी देते हैं, मतलब कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर इको टैक्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ, ये 3 सेक्टर्स हैं। जैसे देखो, वो व्हीकल्स जो ज़्यादा एमिशन करते हैं उन पे ज़्यादा टैक्स लगाओ, और कुछ ऐसे फ्यूल जैसे पेट्रोल डीजल हैं, इनसे एमिशन ज़्यादा होता है, इन पे ज़्यादा टैक्स लगाओ। ऑलरेडी सरकार कितना सा टैक्स लगाती है पेट्रोल डीजल पे, लेकिन हाँ ज़रूरी है, इसलिए राइटर कहते हैं जिन फ्यूल से और ज़्यादा मतलब ज़्यादा एमिशन होता है उन पे आप टैक्स लगाओ, ताकि डिसइंसेंटिव हो लोगों को, इंडस्ट्रीज़ को, कि वो चीज़ वो इस्तेमाल ही ना करें। नेक्स्ट, वेस्ट जनरेशन, मतलब वो सेक्टर्स जहाँ पे वेस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन होता है, उन पे आप ज़्यादा टैक्स लगाओ। और एक चीज़ देखो, ये ज़रूर बोलते हैं राइटर, आप जीएसटी के फ्रेमवर्क में इको टैक्स को इंक्लूड करो, ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो देखो, मतलब कोई स्टेट लगाएगा कोई नहीं लगाएगा, जीएसटी के फ्रेमवर्क में आ जाएगा ना, तो पूरे देश में यूनिफॉर्म पॉलिसी होगी इको टैक्स से संबंधित। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इको टैक्स से रिलेटेड, और अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल अफगानिस्तान 2.0 से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अफगानिस्तान 2.0 क्या है? अभी तो अफगानिस्तान 1.0 ही नहीं ख़त्म हुआ, मतलब यूएसए की सरकार का ये कहना है 11 सितंबर 2021 से पहले हम अपने ट्रूप्स को अफगानिस्तान से लेके चले जाएंगे। तो फिर अफगानिस्तान 2.0 क्या है? राइटर देखो ये कहना चाहते हैं, बेशक यूएसए अपने ट्रूप्स अफगानिस्तान से लेके चला जाए, लेकिन शैडो रोल जो है, वो इनडायरेक्ट रोल जो है, वो यूएसए अफगानिस्तान में निभाता रहेगा। एग्जाम्पल देते हैं इराक का राइटर। देखो वैसे इराक वार जो है वो 2011 में ख़त्म हो गया था, लेकिन 2014 में जब इस्लामिक स्टेट इमर्ज होके आया इराक में, तो इराक सरकार की सहमति के साथ यूएसए ने थोड़े स्केल पर फिर से इंटरवेंशन किया इराक में, फिर से अपनी थोड़े लेवल पे फोर्सेस भेजी अब इराक की फोर्सेस को ट्रेन करने के लिए, ताकि इस्लामिक स्टेट को ख़त्म किया जा सके। उसी प्रकार से अभी बेशक यूएसए की जो फोर्सेस हैं वो अफगानिस्तान को छोड़ के चली जाएं, लेकिन 2024 तक तो यूएसए ने वैसे भी वादा किया है कि हम अफगान फोर्सेस को फंडिंग देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। तो यूएसए की जो सरकार है वो थोड़े लेवल पे कुछ जैसे 300-500 जवान यूएसए के भेज सकती हैं अफगानिस्तान में। वो डायरेक्ट रोल नहीं प्ले करेंगे, लेकिन वो अफगान फोर्सेस को ट्रेन करेंगे, या फिर जैसे ड्रोन स्ट्राइक्स होती हैं, ड्रोन स्ट्राइक्स को अंजाम देंगे। ऐसा हो सकता है। इसके बहुत सारे मतलब और भी संभावनाएं हैं। जैसे अभी देखो यूएसए अगर छोड़ के जाएगा, चाइना, रशिया ये डायरेक्टली कोई रोल नहीं प्ले करेंगी, मतलब ये यूएसए के रोल को फिल करने के लिए, क्योंकि यूएसए तो छोड़ के जा रहा है, तो जो जगह खाली हुई है उसको फिल करने के लिए रशिया और चाइना अपनी फोर्सेस को नहीं भेजने वाली हैं अफगानिस्तान। और अभी पाकिस्तान क्या कर रहा है अफगानिस्तान में?
पाकिस्तान देखो एक बड़ा खेल खेल रहा है, ऐसा राइटर का मानना है। अभी ना अफगानिस्तान में बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं सिविलियंस पर। तालिबान कहता है वो अटैक हमने नहीं किए, तो किसने किए? इस्लामिक स्टेट ने किए। फिर तो इस्लामिक स्टेट इतना मजबूत है नहीं अफगानिस्तान में। तो राइटर ये आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तान के इशारे पर ये अटैक्स होते हैं, मतलब पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट को मजबूती प्रोवाइड कर रहा है ताकि इस्लामिक स्टेट ऐसे ऐसे अटैक करे अफगानिस्तान में जिसमें सिविलियंस के जाने जाएं, और तालिबान मना कर दे कि हम ये अटैक्स हमने नहीं करवाए, तो तालिबान फिर ये बोले कि हम इस्लामिक स्टेट को ख़त्म करेंगे अफगानिस्तान से। तो फिर तो तालिबान को हीरो बनाने वाली बात हो गई ना। मतलब जानबूझ के पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट को मजबूती प्रोवाइड कर रहा है ताकि इस्लामिक स्टेट अफगानिस्तान में हमले करवाए, बॉम्ब ब्लास्ट करवाए। बाद में तालिबान ये बोलेगा कि हमने ये बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करवाए, लेकिन जिसने भी करवाए हैं उनको हम ख़त्म कर देंगे। तो अफगानिस्तान की जनता को क्या लगेगा? तालिबान तो हीरो है, विलेन नहीं है। और यही पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान को अफगानिस्तान की जनता में हीरो बनाना। तो उसी हीरो बनाने की प्रक्रिया का ये हिस्सा है कि इस्लामिक स्टेट बॉम्ब ब्लास्ट करवा रहा है अफगानिस्तान में, और उसके पीछे हाथ है पाकिस्तान का। तो ये सारे पॉइंट्स ही हैं, मतलब पास्ट का इराक का एग्जाम्पल, और यूएसए के पास इनफ रिसोर्सेज हैं सेंट्रल कमांड में, चाहे वो एयर रिसोर्सेज की बात हो, आर्मी वाले रिसोर्सेज की बात हो, या फिर नेवी वाले रिसोर्सेज की बात हो। यूएसए की काफ़ी सारी जो कमांड्स हैं ना, और सेंट्रल कमांड कवर करती है अफगानिस्तान को, और सेंट्रल कमांड के पास इनफ रिसोर्सेज हैं, वो आगे भी अफगानिस्तान में इंटरवेंशन कर सके। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। राइटर कहते हैं ये होगा अफगानिस्तान 2.0 कि यूएसए का जो रोल है अफगानिस्तान में पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा। आने वाले समय में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोल यूएसए अफगानिस्तान की राजनीति में प्ले करता रहेगा, अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश करने में करता रहेगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज डिटेल से डिस्कस किए। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।